बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है प्रोडक्ट ऑफ द टू आइडियल्स। डेफिनेशन आपके सामने है प्रोडक्ट ऑफ द टू आइडियल्स की। लेट ए एंड बी, हमारे पास कोई से दो आइडियल्स हैं किसी एक रिंग आर के। तब इसका प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। अब ये देख लें, सम ऑफ़ द आइडियल्स का टॉपिक पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि सम ऑफ़ द आइडियल्स क्या होते हैं। सम ऑफ़ द आइडियल्स जो हैं वो सिंपली आप दोनों आइडियल्स के एलिमेंट्स को ऐड कर लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ द आइडियल इज़ डिफरेंट। ये आम सेटों के प्रोडक्ट से डिफरेंट है। आम सेटों में जिस तरह से प्रोडक्ट होता है कि आप ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा दें, वैसा नहीं है। ये देखिए ख़ास किस्म का है। इसमें आपको समीशन नज़र आ रहा है कि आपने ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराया और उसके बाद समीशन लिया। अब ये समीशन जो है ये फ़नाइट समीशन उसने मेंशन किया हुआ है कि ये फ़नाइट समीशन है, यानी कि आपने कुछ एलिमेंट्स उठाए ए से, फॉर एग्ज़ाम्पल A1, और इधर से आपने बी से उठाया B1, दूसरा एलिमेंट A2 B2, और फिर आपने उन्हें कर दिया सम। इस सम को हमने रिप्रेजेंट किया समीशन से। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि ये उसने आपको बाउंड नहीं किया कि सम ऑफ़ 2 टर्म्स होना चाहिए, सम ऑफ़ 3 टर्म्स होना चाहिए, या सम ऑफ़ 10 टर्म्स या 5 टर्म्स। यहाँ उसने जस्ट ये कहा है कि ये जो समीशन है ये आपका फ़नाइट समीशन है। इस तरह की जो आपकी टर्म्स बनती हैं, अब जैसे मैंने 2 टर्म्स का सम लिया तो आप 3 टर्म्स का भी ले सकते हैं, 4 का भी ले सकते हैं, 10 का भी ले सकते हैं। यानी कि जो भी सम आप इस तरह का बनाएं वो फ़नाइट सम होना चाहिए, इन्फिनिट सम नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें कोई आपको बाउंड नहीं है कि आप 2 या 3 या 4 टर्म्स का सम बनाएं। एक तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि हर टर्म जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉम ए एंड बी का समीशन है, और वो समीशन हर टर्म में वेरी करता है। अब पहली टर्म फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये बनाई है तो ये एक टर्म है इस ए बी सेट की, ये एक टर्म है और ये सम ऑफ़ 2 टर्म्स हैं। इसी तरह से अगली टर्म आप बनाएंगे, हो सकता है उसके अंदर 3 इस तरह की टर्म्स ऐड हो रही हों। तो ये आप इसको देख लें कि प्रोडक्ट ऑफ द आइडियल्स जो है इस तरह का सेट होता है जिसमें इस ख़ास किस्म की एलिमेंट्स होते हैं। अब जैसे नीचे एक थ्योरम भी इसी से रिलेटेड उसने दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 आइडियल्स ए एंड बी, इनका जो प्रोडक्ट ए बी है इज़ एन आइडियल। अच्छा, एक ही इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई इस थ्योरम से कि जब भी 2 आइडियल्स का हम प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर में जो नया सेट आता है ए बी, वो भी आपके पास आइडियल ही होता है। जैसे अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा कि सम ऑफ़ 2 आइडियल्स इज़ अगेन एन आइडियल। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द 2 आइडियल्स इज़ अगेन एन आइडियल। ये आपने याद रखना है इस रिज़ल्ट को कि सम और प्रोडक्ट आइडियल्स का अगेन आइडियल स्पैन करता है। एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस प्रूफ में देख लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द 2 आइडियल्स कैन नेवर बी एम्प्टी। ये एम्प्टी नहीं हो सकता कभी भी। क्यों? क्योंकि देखें, आपके पास ए और बी अपनी जगह आइडियल्स हैं, और आइडियल में और कोई एलिमेंट हो ना हो आपके पास ज़ीरो ज़रूर होगा। तो आप इसका एक एलिमेंट जो है वो ज़ीरो, जब इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसमें 2 एलिमेंट्स अगर आप उठाते हैं ए और बी से, तो वो एलिमेंट अगर आप ज़ीरो ज़ीरो ही उठाते हैं तो उनका प्रोडक्ट जो है, तो आपके पास फर्स्ट टर्म बनती है ज़ीरो। तो ए बी के अंदर और कोई एलिमेंट हो ना हो, एक आपके पास इस फॉर्म में ज़ीरो ज़रूर होगा। ये ज़ीरो आपने ए से सेलेक्ट किया, ये ज़ीरो आपने बी से सेलेक्ट किया, तो ए बी के अंदर ज़ीरो ज़रूर होता है, ये कभी भी एम्प्टी नहीं होता। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और दूसरा यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें, जैसे कि इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए, ये जैसे उसने ए बी से 2 एलिमेंट उठाए, एक एलिमेंट एक्स और एक एलिमेंट वाई उठाया, तो एक्स देखें ये इस तरह से लिखा हुआ है। ये जैसे उसने कहा है समीशन, एक्स आपने एक एलिमेंट उठाया, इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, इसके अंदर n टर्म्स हैं, ये n टर्म्स का सम है। और y डिफरेंट एलिमेंट है, ये भी समीशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन इसकी जो टर्म्स हैं वो m टर्म्स हैं, इसकी m टर्म्स हैं और इसकी n टर्म्स हैं। यानी कि समीशन हर टर्म में, यानी कि इसके मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो हैं वो समीशन की फॉर्म में हैं, लेकिन वो समीशन मुख्तलिफ तादाद में है। यानी कि समीशन में एलिमेंट्स की तादाद मुख्तलिफ है, हर टर्म में सेम तादाद नहीं है। तो ये आप देख लें, इस तरह से ये एक्सप्लेनेशन और हो जाती है आपकी कि प्रोडक्ट ऑफ द आइडियल्स में एलिमेंट जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आपने इस तरह से सेलेक्ट करने हैं डिफरेंट टर्म्स
नंबर ऑफ़ टर्म्स के साथ। एक और इन्फॉर्मेशन आइडियल से रिलेटेड ये भी नोट कर लें, जो प्रॉब्लम नंबर 20 में लिखी हुई है। ये अक्सर जगहों पे इस्तेमाल होगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए आपके पास आइडियल है आर में, और आर आपका रिंग है, और ये रिंग विद यूनिटी का केस है। इस केस में अगर रिंग की यूनिटी उस आइडियल में भी चली जाती है, यानी कि आर में तो 1 है और यही 1 अगर इस आइडियल में भी मौजूद होता है, तो उस केस में आपका आइडियल जो है आपके रिंग के बराबर ही आ जाता है। अदरवाइज़ आइडियल जो है वो प्रॉपर सबसेट होता है, रिंग का सबसेट होता है जो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो वो आइडियल बनता है। लेकिन इस केस में अगर आपका रिंग विद यूनिटी है और वो यूनिटी जो है आइडियल में भी चली जाए, तो इस केस में सुपर रिंग जो है वो आइडियल के बराबर हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है। एक और रिज़ल्ट प्रॉब्लम 22 की फॉर्म में आपके पास है। शो बाय एन एग्जांपल दैट इफ़ ए बी एंड आर, ये देखें ए भी आइडियल है बी का और बी आइडियल है आर का, यानी कि आपके पास सुपर रिंग आर है, उसके अंदर एक आइडियल है बी और बी के अंदर एक आइडियल है ए। ये सीन है जी आपके पास। तो ये सारे आपके पास रिंग्स हैं। सुपर रिंग्स आपके पास आर है, उसका सब रिंग आपके पास बी है और उसका भी सब रिंग आपके पास ए है। ये सिचुएशन है आपके पास ए इज़ कंटेन इन बी एंड बी इज़ कंटेन इन आर। अच्छा, इसमें अगर आप ये कहते हैं कि ए बी का आइडियल है और बी जो है वो आर का आइडियल है, तो फिर एज अ रिज़ल्ट ए इज़ नॉट एन आइडियल ऑफ आर। यानी कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है? ये प्रॉपर्टी आपके पास जो है ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें हम कहते हैं कि इफ़ फर्स्ट वन ए इज़ रिलेटेड टू, ए का रिलेशन जो है अगर आपके पास बनता है बी के साथ और बी का रिलेशन आपके पास बनता है सी के साथ, दिस इम्प्लाइज ए का भी वही रिलेशन अगर सी के साथ बने, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ये ट्रांजिटिव लॉ है जो कि आइडियल में आप जानते हैं होल्ड नहीं करता। ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आइडियल्स में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, जबकि ग्रुप्स में ट्रांजिटिव लॉ सेटिस्फाई होता है। कि अगर हम कहते हैं कि एच सब ग्रुप है, एच जो है वो सब ग्रुप है आपके पास के का, और के अगर सब ग्रुप है जी का, तो फिर एच भी सब ग्रुप होगा जी का। ये ट्रांजिटिव लॉ जो है आपके पास ये होल्ड करता है ग्रुप थ्योरी में, ग्रुप्स में, लेकिन ये होल्ड नहीं करता आपके पास आइडियल्स में। तो ये इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है, ये आप याद रख लें। इसकी सपोर्ट में ये एग्जांपल भी दी हुई है कि ये मैट्रिसेस की एग्जांपल है जिसमें उसने ये करके दिखाया हुआ है कि ट्रांजिटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। लेकिन हमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन ज़हन में रखनी है कि ट्रांजिटिव लॉ जो है वो आइडियल्स पे होल्ड नहीं करता। एक छोटी सी डेफिनेशन है आपके सामने कि आपके पास एक इस तरह का रिंग जो कि नॉन ज़ीरो रिंग है, यानी कि आपके पास प्रॉपर रिंग है। ये प्रॉपर रिंग जो है ये सिंपल रिंग कहलाता है इफ़ इट हैज़ नो आइडियल्स एक्सेप्ट आर एंड ज़ीरो। देखिए आर, जैसे आइडियल्स के स्टार्ट में डेफिनेशन जब हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने कहा था कि किसी भी रिंग के अंदर 2 आइडियल्स ऑलवेज़ एग्जिस्ट करते हैं और वो इम्प्रॉपर आइडियल होते हैं या ट्रिवियल आइडियल होते हैं, जो आर खुद अपना आइडियल है और एक ज़ीरो उसका आइडियल होता है। ये तो उसके पास उसके अंदर इम्प्रॉपर आइडियल हैं, लेकिन इम्प्रॉपर के अलावा प्रॉपर आइडियल्स भी होते हैं। अगर किसी रिंग में वो प्रॉपर आइडियल्स एग्जिस्ट ना करें तो हम उस रिंग को सिंपल रिंग कहते हैं। सिंपल रिंग वैसे ही जैसे हमने सिंपल ग्रुप्स पढ़े थे, सिंपल ग्रुप्स उन्हें कहा जाता है जिनमें प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो। तो यहाँ आइडियल्स का कैरेक्टर जो है वो भी नॉर्मल सब ग्रुप जैसा है कि अगर आपके पास आइडियल्स जो हैं वो एग्जिस्ट, प्रॉपर आइडियल्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो फिर वो रिंग आपका सिंपल रिंग हो जाता है। इसके अलावा उसने एक थ्योरम में एक प्रूफ भी है कि आपका डिवीजन रिंग जो है वो एक मिसाल है सिंपल रिंग की। आप जाके किसी भी डिवीजन रिंग को चेक कर सकते हैं कि वो सिंपल रिंग है। इसका प्रूफ भी इसके साथ ही दिया हुआ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप नोट कर लें कि इसमें जैसे ग्रुप्स की बात होती है, ग्रुप्स के अंदर जी अगर आपके पास एक ग्रुप है और एच उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हम
नॉर्मल सब ग्रुप की रिस्पेक्ट से हम उसमें कोशेंट ग्रुप बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से रिंग में भी कोशेंट रिंग आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कोशेंट रिंग बनते हैं। और कोशेंट रिंग जो हैं उसमें हमें ज़ाहिर है रिंग में आपको एक नॉर्मल उसका सब ग्रुप चाहिए, तो यहाँ पे भी सब ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से कोशेंट रिंग में आपको नॉर्मल सब रिंग नहीं चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप चाहिए। तो आई जो है वो उसके, जैसे हमने आइडियल्स की बात की, तो आइडियल्स जो हैं वो आर के सब रिंग भी होते हैं और सब ग्रुप्स भी होते हैं। तो ये सब ग्रुप्स ना सिर्फ आम सब ग्रुप होते हैं बल्कि ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है। उसकी एक वजह ये है कि आर आपका एक कम्यूटेटिव ग्रुप है अंडर एडिशन। आर जो है वो आपका एक कम्यूटेटिव ग्रुप है अंडर एडिशन, और कम्यूटेटिव ग्रुप में आपको पता है हर उसका सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। कम्यूटेटिव या अबेलियन ग्रुप में हर सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो ये जो आइडियल्स हम कहते हैं कि आर का सब ग्रुप है, ये फिर इस हवाले से ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सब ग्रुप ही नहीं बल्कि नॉर्मल सब ग्रुप आर में बन जाएगा। और नॉर्मल सब ग्रुप की रिस्पेक्ट से हम की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हम फिर ये कोशेंट रिंग बना सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर सब ग्रुप चूँकि नॉर्मल होगा, आर जो है वो कम्यूटेटिव रिंग है, कम्यूटेटिव ग्रुप है, तो इसका हर सब ग्रुप इसका जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, चाहे वो सब रिंग ही क्यों ना हो। लेकिन हम इसमें आप ये देखेंगे कि कोशेंट, जब हम कोशेंट सेट बनाएंगे या कोशेंट रिंग बनाएंगे तो उसमें हम आइडियल्स का इंतखाब करेंगे डिनोमिनेटर में नॉर्मल सब ग्रुप्स की जगह, हम किसी आम सब रिंग का इंतखाब नहीं करेंगे। ये पॉइंट जो है आप इसको नोट कर लें। इसके बाद आप देखिए एक्सरसाइज में कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैं चाह रही थी कि आपको पता चल जाए, आपके जहन में हो। पहला क्वेश्चन है, शो दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स इज़ अगेन एन आइडियल। अब ये रिज़ल्ट जो है ये ग्रुप थ्योरी का रिज़ल्ट है, ग्रुप्स में ये अप्लाई होता है कि कोई से दो सब ग्रुप्स अगर आपके पास हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप ही होता है। बिल्कुल सेम वही रिज़ल्ट देखें आपने आइडियल के ऊपर भी अप्लाई किया कि इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स इज़ अगेन एन आइडियल। उसके बाद सेकंड देखें, गिव एग्जांपल टू शो दैट यूनियन ऑफ टू आइडियल्स में नॉट बी एन आइडियल। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ग्रुप ऑफ टू दो सब ग्रुप्स का यूनियन सब ग्रुप नहीं होता, वैसे ही दो आइडियल्स का यूनियन भी आइडियल नहीं होता। थर्ड वन देखें, यूनियन ऑफ टू आइडियल्स इज़ एन आइडियल अगेन इफ़ एंड ओनली वन ऑफ देम इज़ कंटेन इन द अदर। ये रिज़ल्ट भी वही रिज़ल्ट है जो ग्रुप थ्योरी का है। तो ये तीनों रिज़ल्ट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स एंड यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स, ये दोनों रिज़ल्ट जो हैं जैसे ग्रुप थ्योरी के थे वैसे ही आइडियल्स के ऊपर एप्लीकेबल है। ये रिज़ल्ट सिर्फ आपको मेंशन कराने थे, ये तीनों आप जहन में रखें। एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस कराती जाऊँ कि ये रिज़ल्ट्स ग्रुप थ्योरी में भी थे, ये आइडियल्स के ऊपर भी एप्लीकेबल हैं, और यही रिज़ल्ट सब रिंग्स के ऊपर भी एप्लीकेबल हैं। ये आप नोट कर लें। इसी तरह से आप बना सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग्स इज़ अ सब रिंग, यूनियन ऑफ टू सब रिंग इज़ नॉट अ सब रिंग, एंड यूनियन ऑफ टू सब रिंग्स इज़ सब रिंग इफ़ एंड ओनली इफ़ वन ऑफ देम इज़ कंटेन इन अदर। ये याद रखिएगा, ये रिज़ल्ट्स ग्रुप थ्योरी से शुरू होते हैं और आइडियल तक सेम ही चलते हैं। ग्रुप थ्योरी, सब रिंग्स एंड सिमिलरली आपके आइडियल्स। और इसके बाद कुछ मज़ीद रिज़ल्ट्स हैं जो मैं चाहती हूँ आप इनको देख लें और इसको याद रखें। जैसे कि 13 नंबर पे आपके पास है, एफ़ आपके पास एक फील्ड है, देन प्रूव दैट इट्स ओनली आइडियल्स आर ज़ीरो इन एफ़। यानी कि एक फील्ड जो है आपके पास वो हमेशा दो ही आइडियल्स कंटेन करती है और वो इम्प्रॉपर होते हैं या ट्रिवियल आइडियल होते हैं। इसके अलावा किसी फील्ड में कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होता। इस बात को हम अपने पिछले रिज़ल्ट से मैच कर सकते हैं कि जैसे मैंने पीछे अभी आपको एक रिज़ल्ट बताया है कि डिवीज़न रिंग इज़ सिंपल। डिवीज़न रिंग जो है आपके पास वो सिंपल होता है, सिंपल रिंग होता है। यानी कि हम डिवीज़न रिंग के अंदर अगर प्रॉपर आइडियल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो हमें प्रॉपर आइडियल्स डिवीज़न रिंग में नहीं मिलते हैं। ठीक है, डिवीज़न रिंग की डेफिनेशन हम ऑलरेडी जानते हैं। तो फील्ड जो है आपकी कम्यूटेटिव डिवीज़न रिंग होता है।
यानी कि डिवीजन रिंग में भी एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव की आ जाए तो आपका फील्ड बन जाता है। तो फील्ड जो है बेसिकली इसके अंदर डिवीजन रिंग की प्रॉपर्टी होती है। ये समझे कि ये डिवीजन रिंग भी होता है। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है, तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग चूँकि ये डिवीजन रिंग है तो डिवीजन रिंग के वजह से इसके अंदर ये सिर्फ 2 इम्प्रॉपर आइडियल्स हैं, इसके अलावा कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है। तो हमारी फील्ड जो है वो फिर सिंपल रिंग हुई, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई प्रॉपर आइडियल नहीं मिलता, इसलिए फील्ड एक सिंपल रिंग होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो क्वोशंट रिंग का है। क्वोशंट रिंग्स जैसे कि आपके सामने लिखी हुई इसकी डेफिनेशन, और ये ऊपर देख लें। नॉर्मल सब ग्रुप्स provided us with the quotient groups, ideals do the job in the rings। यानी कि quotient ग्रुप्स के अंदर जो नॉर्मल सब ग्रुप की हैसियत होती है, जो नॉर्मल सब ग्रुप का करेक्टर होता है, वही करेक्टर हमारे पास यहाँ पे आइडियल्स रिंग के साथ करेंगे। अब जैसे आर आपके पास आपने लिखा कि एक रिंग है और आई आपने देखा कि आइडियल है। हम जानते हैं कि आई जो है वो सब ग्रुप भी है, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आइडियल सब ग्रुप्स होते हैं। अगर आप इसको चेक करें तो ये सब ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। इसकी फ़र्स्ट कंडीशन आइडियल की वो सब ग्रुप का ही बता देती है कि ये सब ग्रुप है। आइडियल सब ग्रुप होते हैं। अगेन चूँकि आपका रिंग अंडर एडिशन एक अबेलियन ग्रुप होता है, तो अबेलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप उसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो आइडियल जो हैं वो चूँकि आपके आर के सब ग्रुप्स हैं, रिंग के सब ग्रुप्स हैं, तो इस हवाले से वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गए, क्योंकि हम ग्रुप थ्योरी में एक रिज़ल्ट पढ़ चुके हैं कि किसी अबेलियन ग्रुप के अंदर तमाम सब ग्रुप्स उसके नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं। इस हवाले से आई जो है वो आर का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो हमने जो क्वोशंट्स बनाने हैं, क्वोशंट रिंग बनाने हैं यहाँ पे, वो हमने आर के बनाने हैं क्वोशंट रिंग विद रिस्पेक्ट टू द आइडियल्स। यहाँ कोई भी आप सब रिंग नहीं ले सकते, यहाँ पे स्पेशली आपने आइडियल्स ही उठाने हैं, डिनोमिनेटर में आइडियल ही रखने हैं। वैसे तो हर सब रिंग यहाँ पे नॉर्मल होगा, क्योंकि हर सब रिंग पीछे से सब ग्रुप होता है आर का, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली यहाँ नॉर्मल कैरेक्टर जो है वो आइडियल्स का है। ये देखिए जैसे हमने ग्रुप में क्वोशंट ग्रुप बनाते थे, अब यहाँ पे चूँकि आपका रिंग और आपका सब रिंग, यानी कि आपका ग्रुप और आपका सब ग्रुप दोनों अंडर एडिशन है, तो इसलिए जब क्वोशंट सेट बनता है तो क्वोशंट सेट में आपके पास डिनोमिनेटर में जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है उसके लेफ़्ट या राइट को सेट्स पड़े होते हैं। जैसे हम बाय डेफिनेशन पहले ही जानते हैं ग्रुप के हवाले से क्वोशंट ग्रुप हम कैसे बनाते हैं, वैसे ही आपने क्वोशंट रिंग्स बनाने हैं। ये जो है आपने आइडियल का लेफ़्ट को सेट बनाया। अब कोई अगर आइडियल का राइट को सेट इसके अंदर लिख लेता है, आई प्लस आर कर लेता है, सेट आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, तो भी इसमें कोई मज़ायका नहीं है। आपकी मर्ज़ी, आप लेफ़्ट आइडियल बना लें आई के विद रिस्पेक्ट टू अंडर एडिशन, या आप राइट आइडियल बना लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेफ़्ट या राइट आइडियल इस क्वोशंट सेट में पड़े होते हैं। ये देखें लेफ़्ट या राइट का वर्ड है, और इस सेट को क्वोशंट सेट को डील करना हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। क्वोशंट सेट के एलिमेंट्स को ऐड करना हम ग्रुप थ्योरी में भी सीख चुके हैं, इनको मल्टीप्लाई करना हम ग्रुप थ्योरी में भी सीख चुके हैं। एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह के कोई 2 क्वोशंट सेट के एलिमेंट्स ऐड हो रहे हों तो उससे आई बेसिकली एक ग्रुप है, ग्रुप में ऐड होगा। आई प्लस आई एक ग्रुप है, आई प्लस आई होके आपके पास 2i कभी भी नहीं आएगा। एक सेट में ग्रुप थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं, ये बिल्कुल जब ग्रुप थ्योरी का बेसिक रिज़ल्ट मैं आपको बता रही थी, तो ग्रुप थ्योरी में ये एक रिज़ल्ट हम ऐसे पढ़ चुके हैं कि एक ग्रुप जब दूसरे ग्रुप में ऐड होता है तो आंसर में वही ग्रुप वापस आ जाता है, 2 टाइम्स वो ग्रुप नहीं आता, क्योंकि कोलोइड लॉ अंडर एडिशन की बात हो रही है ना। इसी तरह से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ, उसी ग्रुप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में 8 आएगा, 8 स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि कोलोइड लॉ अंडर एडिशन भी है, कोलोइड लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन भी है। तो यहाँ से आप जब इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो ये आर और एस एलिमेंट्स की हैसियत से सम हो जाएंगे, जबकि आपका ये सब ग्रुप जो है आई जो है वो ऐड होकर 2 टाइम्स नहीं होगा, ये सिंगल टाइम आई ही रहेगा। इसी तरह से जब मल्टीप्लाई होंगे तो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, ग्रुप आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हम पहले भी ग्रुप थ्योरी में क्वोशंट ग्रुप में ये एलिमेंट्स को, क्वोशंट सेट के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना और उनको ऐड करना हम सीख चुके हैं, एक दफ़ा हमने यहाँ रिवाइज़ भी कर लिया।
अब ये जो आपका कोशेंट सेट है, ये कोशेंट सेट को चेक किया जाए तो ये कोशेंट सेट जो है रिंग की तमाम प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करता है, जिसको मैं रफली स्पीकिंग 8 प्रॉपर्टीज़ कहती हूँ। तो फिर आपके पास ये रिंग जो है ये कोशेंट रिंग बन जाता है। ठीक है जी, अभी तो ये कोशेंट सेट में से कह रही हूँ, तो ये रिंग की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के बाद ये कोशेंट रिंग बन जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया कोशेंट रिंग। कोशेंट रिंग कैसा होता है, कैसे बनता है, उसके एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं, उनके एलिमेंट्स की को ऑपरेट आपस में कैसे किया जाता है, ये हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब आपके सामने एक मिसाल है, कोशेंट रिंग की एक मिसाल है, एग्ज़ाम्पल नंबर 1। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 में हम देख रहे हैं कि हमारे पास रिंग जो है वो इंटीजर्स का रिंग है और उसमें एक आइडियल उसने H4 बनाया। ठीक है, H4 उसमें आइडियल है। अब आप इसे जाके पहले अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये आइडियल है। बेसिकली आइडियल ये सेट है क्या, H4 है क्या। H4 जो है ये बेसिकली द सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर द मल्टीपल ऑफ 4। अब आप इसको गौर करें, इस सेट के ऊपर ये जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर रखे हुए हैं ये 4 के मल्टीपल है। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो पिछले लेक्चर में बात हुई थी 4 का जनरेटिंग सेट। तो 4 के जनरेटिंग सेट को जब आप जनरेट करेंगे तो उसके जनरेटिंग सेट को जनरेट करने का तरीका मैंने सिखाया था कि 4 को आप 1 बाय 1 सारे इंटीजर से मल्टीप्लाई करें। तो पहला एलिमेंट आपके पास 0, दूसरा एलिमेंट +-4, +-4 का मल्टीपल 8 एंड सो ऑन। चाहे आप ऐसे खोल लें चाहे आप ऐसे खोल लें, दोनों की डेफिनेशन मैच करती है। तो ये बेसिकली ये 4 का जनरेटिंग सेट है। तो इस सेट को अगर चेक किया जाए तो ये सेट जो है आपके पास आप इसे इजीली चेक कर सकते हैं कि ये इंटीजर्स का में आइडियल है, ये आइडियल का कैरेक्टर सेटिस्फाई करता है। अब इस तरह के और बहुत से आप बना सकते हैं। H4 है, आप H3 बना सकते हैं, H2 बना सकते हैं, 2 के मल्टीपल्स, 2 का जनरेटिंग सेट, 5 का जनरेटिंग सेट, इस तरह के जितने भी आपके पास होते हैं आप उन्हें चेक कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये आइडियल्स बनते हैं। इसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं ये चूँकि आइडियल है जी में, फिर इस आइडियल की रिस्पेक्ट से उसने कोशेंट रिंग बनाया। अब कोशेंट रिंग में 1, 2, 3 एंड 4 4 एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। बेसिकली कोशेंट आपके पास कोशेंट सेट बनेगा कैसे, कोशेंट सेट आपके पास ऐसे बनेगा, Z/H4 है। H4 ने क्या करना है, बेसिकली ये H4 के लेफ़्ट या राइट को सेट्स बनेंगे। आप लेफ़्ट को सेट्स बना लें तो सबसे पहले आपके पास जो एलिमेंट आएगा वो 0 + H4, 1 + H4, -1 + H4, 2 + H4, -2 + H4। अब चूँकि आपके पास Z इन्फिनिट सेट है तो ये आपके पास ये जब आप कोशेंट सेट बनाएंगे तो ये इन्फिनिट ही होगा बेसिकली। लेकिन ये उसने तो 4 एलिमेंट लिखे हुए हैं। ये 4 एलिमेंट्स कैसे आते हैं, आप देखिए सबसे पहले तो 0 + H4, आप इसके एलिमेंट्स में H4 0 ऐड करेंगे तो ये वापस आपके पास H4 ही आएगा। पहले सेट का आंसर, पहला एलिमेंट जो है वो बेसिकली H4 ही है। दूसरा एलिमेंट जो है और तीसरा इन सोन, ये सारे एलिमेंट्स को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखते हैं कि H4 पहला एलिमेंट H4 जनरेट करता है, दूसरा एलिमेंट H4 + 1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट बनता है, H4 + 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है एंड H4 + 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। इसके बाद जो H4 - 1 ये इन्हीं में से कोई एक H4 - 1 के बराबर है। इसी तरह से H4 - 2 + -2 इन्हीं में जैसा कोई आंसर देता है। और आगे भी जितने मैंने इन्फिनिट लिखे हैं इन सब को जब आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आपको पता चलता है आप उसमें, क्योंकि ये एक सेट है, सेट में आपके पास रेपिटेशन आ जाती है एलिमेंट्स की। जब आप उनमें से डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकालते हैं तो आपको सिर्फ ये 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नज़र आते हैं। तो आप ये देखते हैं कि बज़ाहिर ये सेट इन्फिनिट सेट लगता है, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये फ़नाइट सेट बनता है। ये फ़नाइट 4 एलिमेंट खुलते हैं। इसकी मिसाल या इसकी पहचान आप इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह से आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। आप Z/H3 भी खोल सकते हैं और Z/H7 भी कर सकते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए सारे खोलें, सेट बनाएं। आप देखेंगे कि बज़ाहिर लगता है जैसे ये इन्फिनिट सेट्स हैं, लेकिन इन्फिनिट नहीं है। इसके अंदर आपके पास 4 एलिमेंट आएंगे, इसके अंदर आपके पास 7 एलिमेंट आएंगे।
इसके अंदर 3 एलिमेंट और इसके अंदर 7 एलिमेंट आएंगे। जैसे H4 में आपके पास 4 एलिमेंट आए। इसकी एक ट्रिक बता दूँ, ये वाले जो आइडियल्स आप बनाएंगे ना, जब भी इंटीजर्स में जब आप इस तरह के आइडियल्स बनाते हैं H4 टाइप, यानी कि 4 की जनरेटिंग सेट या 7 का जनरेटिंग सेट या 3 का या 2 का या 5 का एंड सो ऑन, इस तरह के जो स्पेशल किस्म के आप आइडियल्स बनाते हैं जी में, इसकी टेक्निक ये होती है कि सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे। आप ये देख रहे हैं, पहला एलिमेंट H4 + 0, दूसरा एलिमेंट H4 + 1, 3 और 4, यानी कि जो सबस्क्रिप्ट है 4 का जो आप जनरेटिंग सेट ले रहे हैं, इस 4 नंबर से 1 डिग्री कम तक, 0 से शुरू हुए और आप 3 तक गए, यानी कि यूँ समझें कि 4 के रेजिड्यू क्लास के एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि 0, 1, 2, 3, ये 4 की रेजिड्यू क्लास है। यहाँ तक आपने जाना है। H4 + 4 आप नहीं करेंगे, आप इसे सिंप्लीफाई करके, बजाय इसके कि आप सारे एलिमेंट्स को खोलें और सिंप्लीफाई करें और टाइम वेस्ट करें, ये एक ट्रिक बता रही हूँ, एक करके देख लीजिएगा, उसके ऊपर थोड़ा टाइम लगा दीजिएगा, लेकिन उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट ये 4 ही आते हैं। इनके ऊपर आप इसी तरह से आप इन्हें खोलेंगे। इसी तरह से जब आपके पास Z/7 आएगा तो आप उसे सिंपल ट्रिक से खोलेंगे। पहला 8 7 ही होगा, दूसरा 1 + 8 7, फिर 2 + 8 7, 3 + 8 7, फिर 4, फिर 5 एंड फिर 6 + 8 7। तो आप 6 तक जाएंगे, 7 से 1 डिग्री कम तक, 0 से शुरू करेंगे और 7 से 1 डिग्री कम तक। ये ट्रिक है जी, इस तरह से खुलता है। ये आपके पास खुल गया जी क्वोशंट रिंग, ये आपने बना लिया जी क्वोशंट रिंग। तो ये आपको एक मिसाल मिल गई है कि क्वोशंट रिंग हम कैसे बनाते हैं। ये आपको, इसको आप याद रखिएगा, ये अच्छी मिसाल मिल गई है कि क्वोशंट रिंग कैसे बनता है। और भी आपको मिसालें मिल सकती हैं। यहाँ पे खैर उसने इस एग्ज़ाम्पल में एक और चीज़ जो फोकस की है वो ये है कि जी आपके पास, हम जानते हैं, हमने शुरू में पढ़ा कि रिंग ऑफ इंटीजर्स जो है वो इंटेग्रल डोमेन होता है। इंटेग्रल डोमेन की जब आप क्वोशंट रिंग बनाती हैं, वो इंटेग्रल डोमेन से क्वोशंट रिंग बनता है, तो वो क्वोशंट रिंग उसने यहाँ पे फ़िलहाल फोकस किया हुआ है कि क्वोशंट रिंग को इंटेग्रल डोमेन चेक किया हुआ है कि क्या क्वोशंट रिंग भी इंटेग्रल डोमेन होते हैं। तो इंटेग्रल डोमेन के जब आप क्वोशंट रिंग बनाती हैं तो वो इंटेग्रल डोमेन नहीं होते, ये उसने कहा है। तो ये रिज़ल्ट उसने निकाला हुआ है कि द एग्जांपल शोज़ दैट द क्वोशंट रिंग ऑफ इंटेग्रल डोमेन मे नॉट बी इंटेग्रल डोमेन। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी इंटेग्रल डोमेन का क्वोशंट रिंग बना रहे हैं तो वो भी आपके पास इंटेग्रल डोमेन ही आ रहा है। खैर, ये 2 रिज़ल्ट यहाँ से आपको पता चल गया। एक तो आपने क्वोशंट बनाना सीख लिया और दूसरा आपको एक और रिज़ल्ट भी यहाँ से पता चल गया। इस रिज़ल्ट को आप याद रखिएगा। उसी के साथ एक और रिज़ल्ट जोड़ देते हैं। अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा कि अगर आपके पास रिंग इंटेग्रल डोमेन है तो उसी रिंग का जब आप क्वोशंट रिंग बनाती है तो ज़रूरी नहीं कि वो क्वोशंट रिंग भी इंटेग्रल डोमेन हो। उसकी एक एग्जांपल आपके सामने आ गई। अब यहाँ देखिए, इस एग्जांपल में उसका फोकस है कि आर आपका रिंग इंटेग्रल डोमेन नहीं है, जबकि उस रिंग की रिस्पेक्ट से जब आप क्वोशंट रिंग बनाते हैं तो वो इंटेग्रल डोमेन बन जाता है। यानी कि इंटेग्रल डोमेन की जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएट नहीं है, यानी कि ये ट्रांसफ़र नहीं होती। अगर रिंग आपका इंटेग्रल डोमेन होता है तो ज़रूरी नहीं कि उसकी रिस्पेक्ट से आप जब क्वोशंट बनाएं तो वो भी इंटेग्रल हो। और समटाइम्स रिंग इंटेग्रल डोमेन नहीं होता लेकिन उसका क्वोशंट इंटेग्रल आ जाता है। यानी कि जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई ग्रुप अबेलियन है तो उसका क्वोशंट ग्रुप भी अबेलियन होगा, फैक्टर ग्रुप या क्वोशंट ग्रुप भी अबेलियन होता है। तो इसी तरह से यानी कि ये प्रॉपर्टी जो है ग्रुप के अंदर अगर हो तो सब ग्रुप में उसके क्वोशंट रिंग में आती है, क्वोशंट ग्रुप में आती है। ये प्रॉपर्टी रिंग में अगर मौजूद हो तो ज़रूरी नहीं कि उसके क्वोशंट रिंग में जाती है, और अगर ना भी हो तो भी क्वोशंट रिंग में हो सकती है। ये इसका लिंक है। अब ये उसने एक एग्जांपल दी है कि आर आपके पास एक रिंग है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स रखे हुए हैं 0 से लेकर 10 तक, 0 2 4 6 8 10, मॉडुलो 12 की रिस्पेक्ट से ये एक रिंग है। आप इसे चेक कर सकते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। और ये इसका सब रिंग है विद रिस्पेक्ट टू द सेम मॉडुलो। अब ये इसका सब रिंग ही नहीं बल्कि इसका आइडियल है। इस आर आप चेक कर सकते हैं, R/S उसने एक आइडियल क्वोशंट रिंग बनाया हुआ है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं S, S+2, S+4, ये भी आप चेक कर सकते हैं। और उसमें उसने देखा कि ये
आर बाय एस जो कोशेंट रिंग है ये इंटेग्रल डोमेन है। ये उसने कैसे चेक किया, उसका चेक करने का तरीका ये था कि जैसे मैंने आपको इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन समझाई हुई है, इंटेग्रल डोमेन को ज़ीरो डिवाइज़र की रिस्पेक्ट से भी चेक किया जा सकता है कि अगर किसी रिंग के अंदर कोई ज़ीरो डिवाइज़र मौजूद नहीं है तो इसका मतलब होता है वो इंटेग्रल डोमेन है। एक इंटेग्रल डोमेन इस तरह भी चेक कर सकते हैं। तो उसने ज़ीरो डिवाइज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक किया हुआ है कि इसके अंदर कोई ज़ीरो डिवाइज़र मौजूद नहीं है, तो ये फिर इंटेग्रल डोमेन है। यानी कि रिंग खुद इंटेग्रल डोमेन नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उसके जो कोशेंट रिंग आपने बनाया वो इंटेग्रल डोमेन है। इसको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये सेट में 3 एलिमेंट कैसे आए हैं। देखिए पहला जब आप बनाते हैं तो पहला एलिमेंट तो आपके पास आता है s+0, जो कि आपके पास खुल के s ही आता है। तो पहला एलिमेंट तो आपका जनरेट हो गया, ठीक है। दूसरा एलिमेंट आपका आता है s+2, ठीक है, तो वो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है s+2। तीसरा एलिमेंट आपके पास s+4 आता है, वो भी एलिमेंट उसने लिखा हुआ है। चौथा एलिमेंट आपके पास आता है s+6। s+6 जब आप इसे खोलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो आप ये देखें s क्या है। s के अंदर जब आप 6 ऐड करते हैं तो पहला एलिमेंट 6 हो जाता है और दूसरा एलिमेंट आपका 12 बन जाता है, और मॉडलो 12 की रिस्पेक्ट से डिवाइड किया जाए तो वापस 0 आता है। तो ये तो वापस आपके पास s+6 का आंसर वापस s आ गया। तो इसलिए s+6 जो है उसने इस सेट में नहीं लिखा क्योंकि ये वापस s आता है। इसके बाद आते हैं, अगला एलिमेंट आता है आपके पास s+8। इस क्वेश्चन रिंग का अगला एलिमेंट है s+8। s+8 को भी अगर आप देखें तो आपके पास पहला एलिमेंट 8 और दूसरा एलिमेंट 14। अब 14 जो है मॉडलो 12 से जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 2, 8 and 2। तो 8 and 2 s+8 जो है आपके पास s+2 के बराबर है, क्योंकि अगर आप s+2 को खोलते हैं तो आपके पास 2 and 8 ही आता है। तो s+2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसलिए हमने s+8 नहीं लिखा, क्योंकि s+8 का आंसर जो है वो s+2 के बराबर ही आता है। नेक्स्ट है हमारे पास s+10। s+10 आप देख लें, जब आप इसे खोलते हैं तो आपके पास पहला एलिमेंट 10, दूसरा 16 आता है, और 16 को 12 से किया जाए तो वापस आपके पास 4 आता है। तो ये आपके पास s+4 के बराबर है, जो कि हमने ऑलरेडी इसके अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि s+4 का आंसर जो है 4 and 10 है। s+10 और s+4 बराबर है, दैट्स वाई s+10 को अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। रिपीटेड एलिमेंट थे ये, इसलिए आपके पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट जब आप इस क्वेश्चन रिंग की तलाश करते हैं तो वही 3 ही एलिमेंट्स आते हैं। फिर इन तीनों एलिमेंट में उसने चेक किया हुआ है कि कोई एलिमेंट ज़ीरो डिवाइज़र तो नहीं है। अब ज़ीरो डिवाइज़र को उसने देख लिया कैसे चेक किया हुआ है। ज़ीरो डिवाइज़र जिस एलिमेंट में बनना होता है वो एलिमेंट नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता है। ये आपको बाद डेफिनेशन ऑफ ज़ीरो डिवाइज़र अगर आपको याद हो, अगर दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने से आपके पास ज़ीरो आ रहा है और वो दोनों नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं, तो फिर ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट करता है। अब इसका इस सेट में ज़ीरो कौन है? ज़ीरो एलिमेंट का कैरेक्टर सेटिस्फाई कर रहा है s+0 या सिंपली s। तो ज़ीरो एलिमेंट नहीं उठाएंगे, नॉन ज़ीरो एलिमेंट उठाएंगे। s+2 को s+2 से एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया, एक दफ़ा s+4 को s+4 से मल्टीप्लाई किया और चेक किया, दोनों को मल्टीप्लाई करने से यहाँ s+4 आता है, यहाँ वापस s+2 आता है। तो s+2 भी आपके पास वो नहीं है ज़ीरो डिवाइज़र, और s+4 भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं बनता। तो आप इसे हर तरह से चेक कर सकते हैं। तो आपके पास फिर इसका मतलब है कि आप r/s जो है इंटेग्रल डोमेन है। जैसे आप देख सकते हैं s+2 को s+2 के साथ, s+2 को s+4 के साथ, s+4 को s+4 के साथ, हर पॉसिबल नॉन ज़ीरो एलिमेंट दो थे, उनके 3 कॉम्बिनेशंस बनते थे और उसने बना के देखे। इन तीनों केसेस में आपके पास ज़ीरो नहीं आ रहा है, हम ज़ीरो एलिमेंट को लेंगे ही नहीं, जैसे कि बाय डेफिनेशन ऑफ ज़ीरो डिवाइज़र। सो आपके पास ये इंटेग्रल डोमेन बन गया।